Hello everyone, myself Dr. Hakimuddin Khan, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल डॉक्टर खान मैथ स्टडीज में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने 2-3 वीडियो में प्रोबेबिलिटी पर अपलोड कर चुका हूं। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। आई होप कि जो भी वीडियोस अब तक मैंने प्रोबेबिलिटी पे अपलोड किया है, आप लोगों को उसने उन वीडियो से आपको हेल्प मिला होगा अपने कंटेंट को समझने में। So, in continuation of these videos, I am creating this new video in which we will discuss the multiplication theorem. उससे पहले एक क्वेश्चन और है यहाँ पर जो कि मैं एडिशन थ्योरम पर ही डाल देना चाहता हूँ। तो गाइज आई थिंक एवरीबडी हैव नाउ माय screen you are watching right now. So question number is this: if the probability of the horse A winning the race is 1/5 and the probability the horse B winning the same race is 1/6, what is the probability that one of the horses will win the race? ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इस पर थोड़ा सा एनालिसिस करना आपको पड़ेगा। देखना, सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो कुछ भी आपको गिवन होता है, सबसे पहले आप उसको एक साइड में लिखिएगा, रफ पेपर पे लिखिएगा। रफ पे लिखेंगे साइड में तो आपको पता रहेगा कि क्या आपको गिवन है। तो व्हाट इज गिवन, राइट इट डाउन सेपरेटली। तो गिवन द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द हॉर्स ए, हॉर्स ए के विनिंग होने की प्रोबेबिलिटी है 1/5 and the probability of winning of the horse B is equal to 1/6. Therefore, using addition theorem of probability, we have P of A plus B is equal to P of A plus P of B. That is 1/5 plus 1/6 is equal to 11/30. अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि भाई ये हमने कैसे पता चला कि इसमें एडिशन थ्योरम लगेगा। भाई इस चीज का जो आंसर है ना वो इसी क्वेश्चन में छिपा हुआ है। क्वेश्चन को आप ध्यान से रीड करिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप पकड़ पाएंगे कि भाई यहाँ पर हमने एडिशन थ्योरम को क्यों अप्लाई किया है। तो देखिएगा, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हॉर्स ए विनिंग द रेस इज 1/5। कोई रेस है, उसमें हॉर्स ए के विनिंग होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है एंड द प्रोबेबिलिटी दैट द हॉर्स बी विनिंग द सेम रेस इज 1/6। इसका मतलब रेस क्या है, सेम रेस है और उसमें दो हॉर्सेस हैं, हॉर्स ए और हॉर्स बी, दे आर पार्टिसिपेटिंग। और हॉर्स ए की विनिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/5 है और हॉर्स बी के विनिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द हॉर्सेस विल विन द रेस। ये जो लाइन है, लास्ट में जो लाइन मैंने पढ़ा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द हॉर्सेस विल विन द रेस, ये इंडिकेट करता है कि वी हैव टू अप्लाई हियर एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो दैट्स व्हाई वी अप्लाई हियर। ओके, तो देयरफॉर यूजिंग एडिशन थ्योरम, ये तो आपको गिवन ही था। गिवन द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द हॉर्स ए इज इक्वल टू 1/5 and the probability of winning of the horse B is equal to 1/6. Therefore, using addition theorem of probability, we have P of A plus B is equal to P of A plus P of B. Okay, that is 1/6 plus 1/5. Yeah, 1/5 plus 1/6, so value will be same, 11/30. So this was the application of additional theorem of probability. Guys, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 10 जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सो थोड़ा ध्यान रहे, इस क्वेश्चन को एज ए इंपॉर्टेंट लेके चलें अपने माइंड में। ओके, नाउ we want to discuss what is the simple and compound events. ओके, तो सिंपल इवेंट क्या होती है और कंपाउंड इवेंट क्या होती है, इसके बारे में पहले बात करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट्स। ए सिंगल इवेंट इज कॉल्ड ए सिंपल इवेंट व्हेन टू और मोर सिंपल इवेंट्स अकर्स इन कनेक्शन विद ईच अदर, then their simultaneous occurrence is called a compound event. तो देखिए, सिंपल इवेंट का मतलब क्या होगा, सिंगल इवेंट होगी। सिंपल इवेंट मीन्स क्या होगा, सिंगल इवेंट इज कॉल्ड ए सिंपल इवेंट। तो जो इवेंट सिंगल है, हमेशा उसको क्या कहा जाएगा, सिंपल इवेंट कहा जाएगा।
तो यहाँ पर सिंपल इवेंट कोई नया इवेंट नहीं है। अगर कोई भी इवेंट है वो सिंगल है, एक ही इवेंट है, तो उस इवेंट को हम क्या बोलेंगे, सिंपल इवेंट बोलेंगे। लेकिन कंपाउंड इवेंट को हम कैसे यहाँ पर डिफाइन करते हैं, व्हेन टू और मोर, रिमेंबर गाइस, हियर वर्ड इज व्हेन टू और मोर, मतलब कंपाउंड इवेंट्स के लिए वी रिक्वायर्ड मिनिमम टू इवेंट्स, कम से कम दो इवेंट हमारे पास होना चाहिए। दो से मैक्सिमम कितने भी इवेंट्स हो सकते हैं, टू डिफाइन द कंपाउंड इवेंट्स। तो व्हेन टू और मोर सिंपल इवेंट्स occurs in connection with each other, then their simultaneous occurrence is called a compound event. I hope कि ये लाइन का मीनिंग आपको समझ आया होगा। When two or more simple events occurs in connection with each other, एक दूसरे के कनेक्शन के साथ अगर दो इवेंट अक्कर होती हैं, दो इवेंट होती हैं, और एंड दोनों ईच अदर, देन देयर साइमल्टेनियस ऑकरेंस, उनका ऑकरेंस क्या है, साइमल्टेनियस है, कनेक्शन भी है दोनों के बीच में और साइमल्टेनियस भी है, देन इज कॉल्ड ए कंपाउंड इवेंट। Okay, so if A and B are two simple events, the simultaneous occurrence of A and B is called a compound event and is denoted by AB. So remember guys here clearly, you have to understand what is the concept of compound event as simple event. तो इस लाइन को हमेशा आप याद रखिएगा, the simultaneous occurrence of A and B is called a compound event, simultaneous occurrence. Okay, and is noted by AB. अब इसके behalf पर we will define what do you mean by the multiplication theorem on probability. So to define this theorem, let A and B are two events associated with a sample space. Let A and B are two events associated with a sample space. Clearly, the set A intersection B denotes the event both A and B have occurred. Okay, in other words, A intersection B, the simultaneous occurrence of the event A and B. The event A intersection B is also written as AB. आई थिंक ये समझ आपको भी आया नहीं होगा। लेट मी एक्सप्लेन दिस। आपके पास क्या है, टू इवेंट्स है, ए एंड बी, ए एंड बी आर टू इवेंट्स एसोसिएट, या किससे किससे एसोसिएटेड है, ये सैंपल स्पेस है। ओके, तो लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद ए सैंपल स्पेस। पहले यहां तक इस लाइन का मीनिंग आप समझिए, राइट। दो इवेंट आपके पास है ए एंड बी, और वो एसोसिएटेड है किससे, विद ए सैंपल स्पेस। तो clearly the set A intersection B denote the event both A and B have occurred। अच्छा, A intersection B का मीनिंग आप जानते हैं? सुनिए ना, आप एक काम कीजिएगा, सेट थ्योरी में थोड़ी देर के लिए जाइएगा, और सेट थ्योरी में आपको याद आया होगा कि A intersection B हम कैसे डिफाइन करते थे। लेट A and B are two non-empty sets, then set of those elements which belongs to A and belongs to B। मतलब ए को भी बिलोंग करता है और वो बी को भी बिलोंग करता है, दोनों को बिलोंग करता है। दोनों में जो कॉमन इवेंट होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा। कैसे, लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद द सैंपल स्पेस। ओके, क्लियरली द सेट ए इंटरसेक्शन बी डिनोट द इवेंट बोथ ए एंड बी हैव अकर्ड। ओके, तो ये अब मुझे लगता है कि ये लाइन अब आपको समझ में आ गई होगी। इन अदर वर्ड्स, ए इंटरसेक्शन बी, द साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ द इवेंट्स ए एंड बी। ओके, द इवेंट ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो रिटन एज ए बी। So therefore, P of A intersection B is equal to P of A multiply by P of B by A, provided P of A is not is equal to 0 and PB is equal to PB might be equal to 0. PB 0 हो सकता है, but P of A is not is equal to 0. और आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पर P ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 मैंने क्यों लिखा है? उसका रीजन है, उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर क्लियरली देखिए, जो डिनोमिनेटर में गिवन है ना, वो 0 नहीं होना चाहिए। जो डिनोमिनेटर में गिवन है वो क्या 0 नहीं होना चाहिए, तो उसको हम नहीं कह सकते हैं। अगर वो 0 होगा तो जो टर्म होगी वो क्या हो जाएगा, इन एंड अनडिफाइंड टर्म हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर आप P ऑफ B बाई 0 लिखिएगा, उसका मतलब क्या हो जाएगा, ये टर्म एंड अनडिफाइंड हो जाएगा। दैट्स वाई ये मैंडेटरी है लिखना
कि प्रोवाइडेड पी ऑफ ए इज नॉट इज इक्वल टू जीरो एंड पी भी माइट बी जीरो। तो अब मुझे लगता है कि ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का स्टेटमेंट आपको समझ आ गया होगा। ओके, अब मैं बात करता हूँ इस पर क्वेश्चन के सॉल्यूशन की, हाउ वी अप्लाई मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो एग्जांपल्स ऑन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, देखिए एग्जांपल वन आप समझिए यहाँ पर। एग्जाम्पल वन में आपको गिवन है, एग्जाम्पल 11 आपको गिवन है, एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 white balls. Two balls are drawn from the urn, one after the other, without replacement. What is the probability that both drawn balls are black? अब जरा से ना इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा कि एक बार आप रीड करें, बहुत अच्छे से रीड करें और उसको समझने की कोशिश करें कि क्या आपसे पूछा जा रहा है। ओके, कैसे आप देखेंगे? एक अर्न आपके पास है, उसमें वो कितना 10 ब्लैक मतलब 10 ब्लैक बॉल है एंड 5 वाइट बॉल है। टू बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। ये लाइन एकदम आप समझ जाइए, ये विदाउट रिप्लेसमेंट जो वर्ड यहाँ पे लिखा है ना, इसका बहुत बड़ा मीनिंग आता है सॉल्यूशन में। विदाउट रिप्लेसमेंट है या विद रिप्लेसमेंट है, इसका बहुत ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक? तो सबसे पहले मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि वट एवर इज गिवन इन योर क्वेश्चन यू हैव टू राइट डाउन ऑन ए रफ पेपर। तो क्या आपको गिवन है? लेट ए एंड बी डिनोट रेस्पेक्टिवली द इवेंट्स दैट फर्स्ट एंड सेकंड बॉल ड्रॉन आर ब्लैक। आपने इसको एज्यूम कर लिया। ए क्या है? ए एंड बी डिनोट्स रेस्पेक्टिवली द इवेंट्स दैट द फर्स्ट एंड द सेकंड बॉल ड्रॉन आर ब्लैक। Then we have to find P of A intersection B और P of AB। देखिए यहाँ पर मैं P of A intersection B क्यों फाइंड करना चाहता हूँ, इसका भी रीजन है ना, आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। आप देखिएगा यहाँ पर, एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल्स, टू बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न वन आफ्टर द अदर। ये जो लाइन है और ये जो आपको बोला है ना, वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, इसका मतलब ये है कि रिप्लेस नहीं किया गया बॉल को। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स ड्रॉन या ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक? तो देन वी हैव टू फाइंड पी ऑफ इंटरसेक्शन बी और पी ऑफ ए बी। पी ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा? पी ब्लैक बॉल इज इन फर्स्ट ड्रॉ, ब्लैक बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ। तो फर्स्ट ड्रॉ में ब्लैक बॉल मतलब फर्स्ट ड्रॉ में ब्लैक बॉल के ड्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बताइए, 10/15 होगा नहीं होगा? क्या होगा? 10/15। तो सिंपल है, यहाँ पर 10/15 आपका हो जाएगा। क्यों 10/15? वाई इट इज 10/15? टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितना है? 10, एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन अर्न कितना हो गया? 10 + 5 15। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लैक बॉल इज ड्रॉन फर्स्ट इक्वल टू 10/15। ऑल्सो गिवन दैट द फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, दैट इज द इवेंट ए हैज अकर्ड। ये सॉल्यूशन को बहुत ही ध्यान से आपको समझना है, केयरफुली आपको इसको समझना है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ इसके अंदर। ऑल्सो गिवन दैट द फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, ये क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जो हमारी फर्स्ट बॉल है जो ड्रॉन की गई है वो क्या है? ब्लैक है। दैट इज द इवेंट ए हैज अकर्ड, वो हो चुकी है, वो इवेंट वो बॉल ड्रॉन हो चुकी है, इवेंट अकर्ड हो गई है। नाउ देयर आर 9 ब्लैक बॉल्स एंड 5 वाइट बॉल्स लेफ्ट इन द अर्न। अब ये क्यों बचा 9 ब्लैक बॉल्स और 5 वाइट बॉल्स से क्यों बचा? क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, जो बॉल ड्रॉन हो गई है उसको रिप्लेस करके अर्न में नहीं डाला गया है। तो नाउ देयर आर 9 ब्लैक बॉल्स एंड 5 वाइट बॉल्स लेफ्ट इन द अर्न, therefore the probability that the second ball drawn is black. Okay, so given that the ball in the first draw is black is nothing but the conditional probability b when given that a has occurred, so p of b by a। ये a b by a मैंने नीचे क्यों लिखा है? क्योंकि ये बॉल ड्रॉन हो चुकी है। तो 9/14, वाई इट इज 9/14? क्योंकि देखिए ना, आपका 10 ब्लैक बॉल था, 10 ब्लैक बॉल में से एक ब्लैक बॉल ड्रॉन हो चुका था, पी ऑफ ए, उसका प्रोबेबिलिटी हमने निकाल लिया था 10/15।
क्योंकि जो बॉल ड्रॉन हो चुका था वो रिप्लेस नहीं किया गया, तो 10 बॉल ब्लैक में से एक बॉल ड्रॉन हो गया था, तो नंबर ऑफ बॉल्स कितना बचा ब्लैक, 9 बचा। और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना रह गया अर्न के अंदर, 9 प्लस 5 दैट इज 14। तो नाउ बाय द, तो पी ऑफ बी बाई ए, अब ये बी बाई ए मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो ए बॉल है ना ये ड्रॉन हो चुका है, कंप्लीट हो गई है इवेंट, ये इवेंट हो चुकी है, ये बहुत ध्यान रहे इस चीज का। ये मैंने बी बाई ए क्यों लिखा है, क्योंकि ये इवेंट कंप्लीट हो चुकी है। ओके, तो 9/14 आपका हो गया। नाउ बाय द मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, वी हैव पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी is equal to P of A multiply by P of B by A. Very simple. ओके, तो P of A का वैल्यू 10/15 अभी कैलकुलेट किया था, P of B by A का वैल्यू क्या हो गया, 9/14। फाइनली इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो वी हैव द आंसर 3/7, which will be the answer. Guys, I hope you understood the concept related to the multiplication theorem of probability। और इसकी हेल्प से ना एक क्वेश्चन मैंने और करने की कोशिश की है, so that कि you people will be able to understand the concept। Okay, नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिएगा इसके बारे में, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। यहाँ पर भी वर्ड, ये वर्ड का बहुत ध्यान रखें, लैंग्वेज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। विदाउट रिप्लेसमेंट की बात की जा रही है यहाँ पर, ध्यान रहे आपको, मतलब जो कार्ड ड्रॉन हो गया उसको वापस उस पैक में नहीं रखा जाता है। तो 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, वेल शफल्ड कार्ड्स हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, द फर्स्ट 2 कार्ड्स आर kings and the third card drawn is an ace। अब देखना पड़ेगा, let k denotes the event that the card drawn is king। मैंने क्या किया, k एक इवेंट को एज्यूम कर लिया और उसमें क्या एजम्पशन किया कि जो कार्ड ड्रॉन किया गया वो क्या है, किंग है। एंड a be the event that the card drawn is an ace। Clearly, we have to find P of K intersection. This is the word intersection, guys, here. This is the mistake in writing or typing, that is K intersection A। Okay, so we have to obtain K of intersection A। तो P of K कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए P of K के लिए किंग कितना होता है पैक के अंदर, 4 होता है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं पैक में, 52 होते हैं, तो 4/52 हो गया। तो P of K हाउ मच, 4/52 के हो गया। ऑल्सो अब मैं देखता हूँ आगे कि हमें P of K तो मैंने कैलकुलेट किया है, अब मैं देखना है कि P of K by A क्या होगा। तो दिस इज K by A, नॉट K by K, दिस इज K by A is a probability of second king with the condition that one king has already been drawn। नहीं तो आप इसको के बाई फिर के ही लेके चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी है सेकंड किंग की, एक किंग को ड्रॉन कर दिया गया है पहले, उसके बाद हम ये बात कर रहे हैं। तो पी ऑफ के बाई के इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड किंग विद द कंडीशन दैट वन किंग हैज ऑलरेडी बीन ड्रॉन। है ना, यहाँ पर एक किंग, ये जो किंग है, ये जो किंग है ये पहले ड्रॉन हो चुका है। नाउ देयर आर 3 किंग्स, बिल्कुल क्वेश्चन जो एग्जांपल फर्स्ट था ना उसी के पैटर्न पर है। तो नाउ देयर आर 3 किंग्स इन 52 - 1 दैट इज 51। therefore p of k by k is equal to 3/51। I hope you understood this value very well। क्यों, क्योंकि एक किंग को पहले ड्रॉन किया गया था, तो p of k जो आया था 4/52 आया था। यहाँ पर p of k by k का मीनिंग है कि एक किंग ड्रॉन हो चुका है, अब दूसरे किंग हम ड्रॉन कर रहे हैं जबकि पहले किंग को रिप्लेस नहीं किया गया। तो P of K by K इज इक्वल टू आ गया 3/51, क्योंकि एक किंग ऑलरेडी ड्रॉन हो चुका था, तो 3 किंग बचा था, अब 3 किंग्स आपके पास बचे थे। कार्ड 52 थे, उसमें से एक कार्ड को ड्रॉन कर दिया गया था, तो आपके पास बचा था 51। So now P of A by K is the probability of third drawn card to be an ace with the condition that 2 kings have already been drawn। अब देखना यहाँ पर 2 किंग ड्रॉन हो चुके हैं। तो नाउ P of A K का मतलब है यहाँ पर के 2 किंग को ड्रॉन किया जा चुका है। तो P of A K by K is the probability of third drawn card to be an ace with the condition that 2 kings have already been drawn। ये जो फॉर्मूला है ना, इस पर बहुत फोकस करना है आपको। P of A by K का थियोरेटिकल मीनिंग है कि एस टू बी ड्रॉन एंड के 2 किंग्स आर ऑलरेडी ड्रॉन। तो P of A by K is the probability of third drawn card to be an ace
and the condition that two kings have already been drawn. Now there are 4 aces in left in 50 cards. Obviously it become 4 by 50. I hope you understood from where we get 4 by 50. Okay, so now for the by the multiplication law of probability, P of k समझ लीजिए इसको. तो P of k multiply by P of r by k, या P of k by k into P of a by k. तो 4 by 52 और 3 by 51, 4 by 50 मल्टीप्लाई बाई 2 by 5525. तो गाइज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी. क्वेश्चन अक्सर पेपर में इसमें मिल जाया करता है. तो आप थोड़ा सा इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करें. मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक क्लैरिटी इसमें नहीं आएगी. अब एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक और लिया है ताकि आप समझ पाए इसको. A card is drawn from a pack of 52 cards and then a second card drawn. What is the probability that both the cards drawn are queen? Okay, तो अब इसका आप सोल्यूशन देख लीजिएगा. इन फर्स्ट ड्रॉ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए क्वीन इज इक्वल टू 4 by 52 हो गया. क्वेश्चन को एकदम केयरफुली रीड करना है आपको. ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स and then a second card drawn. So what is the probability that both the cards drawn are queen? In the first draw, probability of drawing a queen 4 by 52. I think ये चीज समझ आ गई होगी आपको, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 होता है और क्वीन कितनी होती है, 4 होती है. तो दैट बिकम 4 by 52 equal to 1 by 13. In second draw, after drawing the first queen, we are left with 51 cards having 3 queens. So therefore, probability getting a queen in second draw is equal to 3 by 51. आई होप ये भी समझ में आ गया हो, क्योंकि हमारे पास क्वीन कितना था, 4 था ना, 4 था. अब 4 में से एक क्वीन तो हम ड्रॉ कर चुके हैं ना, तो टोटल क्वीन कितना बचा, 3 बचा. और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना बचा उस पैक के अंदर, 51. तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 3 by 51, दैट इज 1 by 17 आपका हो गया. तो नाउ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर क्वींस, इट विल बी 1 by 13, मतलब P of A into P of B, 1 by 13 into 1 by 17. तो 1 by 13 को 1 by 17 से मल्टीप्लाई आप कीजिए तो फाइनली निकल के क्या आएगा, 1 by 221. राइट. आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट कि कैसे आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को अप्लाई करना है. अब गाइस इन पर ना प्रैक्टिस कीजिए, बिना प्रैक्टिस के आप नहीं सीख पाएंगे. देखिए वीडियो टीचिंग जो होती है या वीडियो देख के सीखना, उसमें सिर्फ इतना आपको कॉन्सेप्ट मिल सकता है, आपको एक आउटलुक दिया जा सकता है कि भाई इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है और ऐसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. लेकिन जब तक प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे. ये मैं आपको बार बार हमेशा वीडियो में भी कहता हूँ, क्लास में भी कहता हूँ. अब यहाँ पर ना एक नया कॉन्सेप्ट और मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, एक है इंडिपेंडेंट इवेंट. अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती हैं, तो कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्रॉइंग ए कार्ड from a pack of 52 playing cards in which the elementary are assumed to be equally likely. If A and B denote the events, the card drawn in is a spade, then the card drawn is an ace respectively. Then P of A is equal to आपका 13 by 52 हो गया and 1 by 4. Then PB is equal to क्या हो गया, 4 by 52, that is 1 by 13 आपका हो गया. Also A and B is the event, the card drawn is ace of the spade respectively. तो P of A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू जो आपका होगा 1 by 52 हो जाएगा. तो और P of A by B क्या हो जाएगा, P of A इंटरसेक्शन B आपको by PB हो जाएगा. तो 1 by 52, ये सिंपल फॉर्मूला है इसका. तो इसके बारे में इंडिपेंडेंट इवेंट का डेफिनेशन तो मैंने यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन अगर आप इसको समझना चाहते हैं ना तो बहुत क्लियरली इंडिपेंडेंट इवेंट्स को आप सिंपली आप बोल सकते हो कि अगर आपके पास एक ऐसी इवेंट्स है जिन इवेंट्स का एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो ऐसी इवेंट को हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं. बहुत सिंपल है गाइज ये प्रोबेबिलिटी, अगर आप इसको अच्छे से समझ रहे हैं तो बहुत ही इजी आपको समझ में आएगा. ठीक है, देखना आप डेफिनेशन यहाँ पर एक सिंपल सा मैं आपके सामने, therefore these two events are independent event. Okay, so we can say that the occurrence of the event B has not affected
द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट ए। अगर आप मैथमेटिकली इंडिपेंडेंट इवेंट्स का डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो यहाँ से यू कैन अंडरस्टैंड, we can say that the occurrence of the event B has not affected the probability of occurrence of the event A। तो गाइस हमेशा आपको याद रहे, सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं, अगर एक इवेंट का के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी दूसरे इवेंट के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी को डिस्टर्ब नहीं करती है, मतलब दूसरे इवेंट के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी से कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो बोथ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट। The definition, let A and B are two events associated with the same random experiment, then events A and are said to be independent if P of A intersection B is equal to PA into PB. This is the mathematical expression for independent events. ये याद रहे, we will use this type of expression in our numerical questions when we are applying multiplication theorem and concept of the independent theorems. Okay, so I repeat, let A and B are two events associated with the same random experiment. Then events A and B are said to be independent if P of A intersection B is equal to PA or PA multiplied by PB. So guys, I hope you understood the concept of multiplication theorem on probability and how we apply the concept of this theorem to solve the numerical questions. तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं मैं आपको एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक कंटिन्यूशन में दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, आप इसको समझ पाए होंगे। और डू द प्रैक्टिस, लॉट ऑफ प्रैक्टिस यू हैव टू डू टू लर्न द टॉपिक्स। ओके, और अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, आपको समझ आते हैं, कुछ चीजें सीखते हैं, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, क्योंकि गाइज मुझे अभी ना सब्सक्रिप्शन बड़ा कम मिल रहा है और लाइक भी बहुत कम मिल रहा है, कमेंट्स भी नहीं आ रहे हैं। तो इस तरीके से मैं डीमोटिवेट हूँ तो मैं बंद कर दूंगा, मैं नहीं इतनी मेहनत करूंगा रात को बैठ के। आप लोग देखते भी नहीं हो ठीक से। अरे जब आप लोगों के लिए मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ तो आप लोग अच्छे से देखिए ना, इनको देखिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, तभी तो मुझे अच्छा लगेगा, तभी तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, नहीं तो वरना तो मैं क्यों इतना रात में हार्ड वर्क करूंगा बैठ के। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट भी करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में बात करता हूँ वे नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय।